वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। हम कर रहे हैं क्लास 9 की हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 2। अब एक आउटब्रेक होने वाला है रेवोल्यूशन का। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि कैसे ब्रेड के जो प्राइसेस थे वो हाई हो गए थे और जो लुई 16 थे वो क्या चाहता था कि और ज़्यादा मैं टैक्स लूँ, क्योंकि उनके पास जो खजाना था उनका वो कम पड़ रहा था। तो लुई 16 को क्या करना था? टैक्सेस बढ़ाने थे, क्योंकि उनका खजाना कम पड़ रहा था। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ ली है, ठीक है। हाउ डू यू थिंक दैट ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस? इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रेजिम द मोनार्क did not have the empower to impose taxes according to his will alone. अगर हम बात करें कि पहले जैसा चलता था सिस्टम फ्रांस में, तो राजा को इतना अधिकार नहीं, ऐसा अधिकार नहीं था कि वो अपने मन के अनुसार टैक्सेस को इम्पोज कर सके, लगा सके। एंड उसको क्या करना होता था कि उसको एक मीटिंग बुलानी होती थी एस्टेट जनरल्स की, एंड उसके बाद वो प्रपोजल दे सकते थे नए टैक्सेस के लिए, लेकिन अपने मन से ही नहीं टैक्सेस लागू नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये एस्टेट जनरल क्या होता है? तो एक पॉलिटिकल बॉडी होती है जहां पर तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मोनार्क था उसने अकेले ही क्या करा, मीटिंग बुला ली। एंड लास्ट टाइम ये कब हुआ था? 1614 में हुआ था। ऑन 5 मई 1789 को क्या हुआ था? लुईस 16 called together an assembly of state general to pass proposal for new taxes. मतलब इन्होंने क्या किया, एक सभा बिठाई, मीटिंग बिठाई कि अब मैं नए टैक्सेस लागू करने वाला हूँ। A representative hall in Versailles was prepared to host the delegates. अब मीटिंग में हमारे तीनों एस्टेट के लोग आएंगे, तो वर्सले के अंदर एक हॉल को तैयार किया गया। जो फर्स्ट और सेकंड यानी नोबिलिटी और क्लर्जी के जो बंदे थे, लोग थे स्टेट के, वो 300 रिप्रेजेंटेटिव थे दोनों में, ठीक है। और उनको काय में बिठाया गया था? रोज में बिठाया गया था, सीटों पे बिठाया गया था दोनों साइड पे। जबकि जो 600 मेंबर थे थर्ड स्टेट के, उनको बोला गया था कि आप पीछे खड़े हो जाओ, मतलब कि उनके लिए बैठने के लिए कोई जगह भी नहीं थी, ठीक है ना। मीटिंग में थर्ड स्टेट के जो थोड़े से पैसे वाले लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो आए थे। थर्ड स्टेट की जो औरतें थी या जो गरीब वर्ग थे, किसान थे, कारीगर थे, उनको इस असेंबली में जाना, मीटिंग में जाना अलाउ ही नहीं था। लेकिन इन लोगों की जो भी प्रॉब्लम थी वो करीबन 40,000 लेटर्स के अंदर लिखी हुई थी। लिस्ट जो भी इनकी डिमांड्स थी लोगों की, वो 40,000 लेटर्स के अंदर लिखी हुई थी। और इन सारे लेटर्स को अपने साथ लेके कौन गया था? तो इनके रिप्रेजेंटेटिव गए थे थर्ड स्टेट के, जो थोड़े से प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड थे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, यहाँ दी गई हैं। तो 1774 में क्या हुआ था कि लुई 16 राजा बन गए थे फ्रांस के, एंड उन्होंने देखा कि मेरे खजाने में क्या है, कमी है, खाली पड़ रहा है। 1789 में क्या होता है? कॉन्वोकेशन ऑफ एस्टेट जनरल, थर्ड एस्टेट फॉर्म नेशनल असेंबली, द बेस्टिली स्टॉर्म, पीजेंट रिवॉल्ट्स इन द कंट्री साइड। तो ये रिवॉल्ट कब हुआ? ये सारी चीजें 1789 में हुई। 1791 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया, जिसमें राजा की पावर्स पे एक लिमिट लगा दी कि इससे ज्यादा राजा अपनी मर्जी नहीं चला सकता। और बोला गया कि अब हम गारंटी लेते हैं कि बेसिक राइट्स इंसानों को, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे हमारे यहाँ भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिया के संविधान में, वैसे ही कुछ बेसिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स आपको दिए जाएंगे, 1791 में बोला गया। देन 1792-93 में फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया, और जो रिपब्लिक वो पहले नहीं था, बस नाम का ही था। एंड ओवरथ्रो द जैकोबिन रिपब्लिक, अ डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस। मतलब पहले क्या था कि बस राजा राजा की चलती थी, उस चीज को हटा के अब फ्रांस अपना रिपब्लिक बन चुका है। 1804 में क्या होता है? नेपोलियन एम्परर बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं फ्रांस के, और यूरोप का बहुत बड़ा एक हिस्से को जीत लेते हैं। एंड देन 1815 में क्या होता है? नेपोलियन की हार हो जाती है वाटरलू में। वाटरलू एक जगह का नाम है, आगे हम सब इन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं।
एस्टेट जनरल की जो वोटिंग होती थी वो सदियों से चलती आ रही थी और किस सिद्धांत पे चल रही आ रही थी कि हर एस्टेट में एक वोट होता है, हर स्टेट का अपना एक वोट होता है। लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ था कि जो लुईस 16 था ना, उसने बोला कि जैसे सदियों से चलता आ रहा है वैसे ही अपन करेंगे। लेकिन जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने डिमांड किया कि वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। तो थर्ड स्टेट के लोगों ने बोला कि अब कुछ इस प्रकार से हमें वोटिंग करनी है कि हर स्टेट के हर मेंबर का एक वोट होना चाहिए, मतलब ईच मेंबर का अपना अपना वोट होना चाहिए। सो ये क्या था, एक तरीके से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स था। आज भी तो हम लोग यही करते हैं ना, हम मेरा वोट अलग होगा, आपका वोट, सबका अपना अपना वोट होता है, एक इंसान का एक अपना वोट होता है। तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे। जो फिलोसफर्स की बातें इनने सुनी थी रोसियो की बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, इनसे इन लोगों को ये समझ में आई थी। बट किंग ने क्या किया, लुईस 16 ने इस बात को बिल्कुल, इस प्रपोजल को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सारी बात रिजेक्ट जब हो गई तो थर्ड स्टेट के जो भी लोग थे वो असेंबली छोड़ के प्रोटेस्ट के लिए निकल गए। बड़े से पढ़े लिखे लोग थे थर्ड स्टेट के, वो अपने आप को कैसा देख रहे थे कि पूरे फ्रेंच नेशन के लिए हम एक स्पोक्समैन की तरह हैं, कि उन पूरे फ्रेंच हमारी जो कंट्री है उसके बिहाफ पे हम बोलेंगे। तो 20 जून को ये सारे लोग एक हॉल में, जो इंडोर टेनिस का कोर्ट था वर्सले के ग्राउंड पर, वहाँ इकट्ठा होते हैं और उन्होंने खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया, एज नेशनल असेंबली, and so not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the power of the monarch। और ये बोला कि हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हम एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं जिसमें जो पावर्स है राजा की उनमें एक लिमिट लगा दी जाएगी, क्योंकि इससे पहले तो कोई भी लिमिट है ही नहीं, राजा जो चाह रहा है वो करता जा रहा है। इनको कौन लीड करता था, तो मीराबियो लीड करते थे एंड अबिसियस, ये दो व्यक्ति थे जो लीड करते थे। सोचो, मीराबियो जो है वो एक नोबल फैमिली के हैं, तो चाहते तो ये चुप बैठ सकते थे, लेकिन क्योंकि इनके पास तो प्रिविलेजेस थे ना, नोबिलिटी और क्लर्जी लोगों के पास तो प्रिविलेजेस थे, प्रॉब्लम सिर्फ थर्ड स्टेट को हो रही थी। लेकिन उसके बावजूद मीराबो जो नोबल फैमिली के थे तब भी ये आगे आए, लीड किया इस पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया को, क्योंकि इनका मानना था कि जो राइट्स होते हैं वो सबके बराबर बराबर होने चाहिए। इन्होंने एक जनरल भी निकाला था और बहुत पावरफुल स्पीचेस दी क्राउड्स के अंदर, लोगों को इकट्ठा करके वर्सेले के अंदर। किसने? मीराबाऊ ने। ये देखिए टेनिस कोर्ट है ये, जहां पर लोग ओथ ले रहे हैं। प्रिपेरेटरी स्केच फॉर अ लार्ज पेंटिंग बाय जैकस लुइस डेविड। द पेंटिंग वॉज इंटेंडेड टू बी हंग इन दी नेशनल असेंबली। ऐसा मतलब इन लोगों ने सोचा था कि हम अपनी नेशनल असेंबली में इस पेंटिंग को लगाएंगे। देखो ओथ ले रहे हैं सब लोग हाथ ऊपर करके। Abesius, originally a priest, wrote an influential pamphlet called What is the Third State? तो ये जो दूसरे व्यक्ति हैं जो पूरे असेंबली को इनकी लीड कर रहे थे, वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति भी थे, बिकॉज वो एक पुजारी थे और उनके इन्फ्लुएंशियल उन्होंने एक पैम्पलेट भी लिखा था कि व्हाट इज थर्ड स्टेट, कि थर्ड स्टेट क्या है। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil। देखो जिस टाइम पर बाकी सारा फ्रांस था वो अपना नेशनल असेंबली को बना रहा था ना, टेनिस कोर्ट के अंदर ड्राफ्ट कर रहा था, उस टाइम पे बाकी फ्रांस में क्या हो रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, बहुत परेशानियों से गुजर रहा था। A severe winter had been a bad harvest, the price of bread rose, often bakers exploited the situation, hoarded its supplies। क्या हो रहा था, बहुत गंदी सर्दियां आ गई, सर्दियां बहुत ज्यादा आ गई, इसका मतलब जो अब फसल है वो बुरी हो गई, फसल बुरी हो गई तो जो ब्रेड की कीमत थी वो और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो जो बाकी लोग थे जिनके पास थोड़ा बहुत ब्रेड था, जिन पे की मतलब पैसे वाले, तो उन्होंने क्या करा, होर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने गोदाम में ये सारे खाने पीने की चीजों को छुपा छुपा के रखना
स्टार्ट कर दिया। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री विमेन स्टॉर्म्ड इनटू शॉप्स। और कुछ औरतें जब अपना घर का सामान लेने गई तो बहुत लंबी लंबी लाइनों के चक्कर में इन लोगों को गुस्सा आने लगा, क्योंकि तूफान आ रहा था, है ना, बाहर मौसम बहुत खराब है और अब तूफान औरतों के अंदर आ रहा है। गुस्सा आ रही है उनको कि हम इतनी देर से बेकरी की शॉप पे खड़े और ये व्यक्ति हमें कोई सामान नहीं दे रहा है। और इसी टाइम पे किंग ने भी ऑर्डर कर दिया अपनी ट्रूप्स को कि तुम पेरिस के अंदर जाओ। ऑन जुलाई 14 क्या होता है, यहाँ पर जो क्राउड थी, पूरी भीड़, वो गुस्से से लाल हो गई और उनने बेस्ले को डिस्ट्रॉय कर दिया। Countryside rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops. अब क्या हो गया, अब ये मैनोर का मतलब देखो क्या होता है, an estate consisting of the lord's land and his mansion, ठीक है। तो बोला गया कंट्री साइड, जो थोड़े से बाहर के इलाके थे, वहां पर ये अफवाह फैल गई कि गांव से गांव में अफवाह क्या फैल गई कि जो लॉर्ड्स हैं मैनोर के, ठीक है, वो आ रहे हैं क्या करने के लिए, पकी हुई फसल को बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। Caught in a frenzy, fear presents in several districts seized hoes and pitchforks and attacked chattoks, castle or stately residence belonging to a kings or nobleman. तो जब लोगों को पता पड़ा कि ये उनकी पकी हुई फसल को बर्बाद करने आ रहे हैं, तो लोगों में तो गुस्सा आ ही जाएगा। वो लोग आ गए और उन्होंने अटैक कर दिया किंग के महल में रहने वाले या किंग के साथ रहने वाले या किंग के रिलेटिव्स जो भी आ रहे थे, उन नोबल लोगों को। एंड के बाद जो भी अनाज था वहां पर अवेलेबल, उस सब को लूट लिया लोगों ने। और जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा था ना कि हम इतना इतना आपको किंग को देना है या कुछ भी ड्यूज के बारे में जो लिखा था, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को जला दिया। तो बाकी सारे जो नोबल्स थे बच बचा के भागे अपने घर की तरफ, या कुछ लोग तो मतलब पूरी कंट्री ही छोड़ के दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर गए थे। खतरनाक रिवोल्ट हो रहा था कि लुईस 16 भी डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ही मार दे। तो लुईस 16 ने क्या करा, नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और बोल दिया कि हाँ ठीक है, मेरी पावर्स भी लिमिटेड होंगी और मेरी पावर्स को चेक किया जाएगा फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑन द नाइट 4 अगस्त 1789 असेंबली पास्ड अ डिक्री एबोलिशन द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। तो यहाँ पर एक सिस्टम को हटा दिया गया था। कौन से सिस्टम को? फ्यूडल सिस्टम, जिसमें टैक्सेस वगैरह बहुत ज्यादा देने पड़ते हैं। एंड जो मेंबर्स थे क्लर्जी के, उनको भी बोला गया कि आप अपने सारे प्रिविलेजेस को त्याग दीजिए, आप कुछ अलग से आपको वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। टेथिस वर एबॉलिश, जो टैक्सेस के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, टेथिस, इनको भी हटा दिया गया। एंड जो लैंड चर्च ने कब्जा करके रखे थे, वो सारे वापस ले लिए गए। और इस सब का रिजल्ट क्या हुआ? द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स। इस सब का ये रहा कि सरकार के पास क्या आ गया, 2 बिलियन का एसेट आ गया। इतना सब कुछ करने के बाद, रिवोल्ट्स होने के बाद, फाइनली फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसको हम पार्ट 3 में देखेंगे। और आपको कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षी's विद्या साधना।